हम आज बात करेंगे प्रदीप नारवाल से उन तमाम मुद्दों पर जहां पर दलित समाज को, पिछड़े समाज को प्रताड़ित किया गया है। न सिर्फ उन्हीं मामलों पर जो अभी चल रहे हैं, जैसे कि भीमा कोरेगांव की घटना, इसके पहले भी जैसे सहारनपुर के शब्बीरपुर में जिस तरह का जातीय हिंसा हुई थी, उसके बाद किस तरह से प्रताड़ित किया गया, खासकर भीम आर्मी के लोगों को और दलित समाज के लोगों के साथ पुलिस का और शासन का क्या रवैया रहा। और इधर महाराष्ट्र में जो घटना घटी है, पेशवाओं पर अपनी जीत के 200 वर्ष मनाने जा रहे वहाँ के महार समाज के लोगों पर जिस तरह से पथराव हुआ, हमला हुआ, और उसके बाद 2 दिन तक 2 और 3 जनवरी को बंद का आयोजन किया गया। उसके बाद जिस तरह से मीडिया रंग दे रही है पूरे मामले को कि ये जातीय हिंसा है, और वहाँ की सरकार का जो रवैया है कि युवा नेताओं को टारगेट कर रही है, उसके बाद के कार्यक्रमों को स्थगित किया जाता है, इनको स्वीकार किया जाता है, उन सब बातों पर हम बात करेंगे प्रदीप नारवाल से। घटना 1 जनवरी को होती है जब वो अपना शौर्य दिवस मनाने के लिए जाते होते हैं दलित समाज के लोग, और उन पर पथराव होता है, उन पर हमला होता है। उसके बाद 2 तारीख को बंद का आयोजन किया जाता है, 3 तारीख को महाराष्ट्र और पूरे देश भर में बंद का आह्वान किया जाता है। महाराष्ट्र में बंद का आयोजन भी काफ़ी हद तक किया जाता है। उसके बाद मीडिया काम पर लग जाती है और पुलिस प्रशासन लग जाता है। वो किसको निशाने पर ले रही है और उसके पीछे क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जो भीमा कोरेगांव में जो भी हुआ, मैं खुद महाराष्ट्र में था 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। मुझे खुद एक प्रोग्राम अटेंड करना छात्र भारती का, जिसमें मुझे ऋचा सिंह को, उमर खालिद को, जिग्नेश मेवानी को, दत्ता डागे को, काफ़ी लोगों को बोलना था उसमें। और प्रोग्राम वो छात्र हितों से लेके था, वो प्रोग्राम में पूरा जो उसका विषय था। देखिए, जो भीमा कोरेगांव में हुआ, पहली बात हमें समझ नहीं पड़ेगी भीमा कोरेगांव की डिबेट क्या है, क्यों भीमा कोरेगांव हुआ। 200 साल बाद दलित एक अपना शौर्य दिवस मना रहे थे, एक ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई का शौर्य दिवस था। और आज जो डिबेट खड़ी हुई है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई मराठा वर्सेस दलित है, वो बिल्कुल बड़ा झूठ है। अगर भीमा कोरेगांव की लड़ाई थी तो दलितों की लड़ाई थी पेशवाशाही के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। जो आज हम बीजेपी ने जो उसका रंग दिया है, मराठा वर्सेस दलित, वो कभी थी ही नहीं। वो दलित वर्सेस पेशवाशाही थी, हमेशा जो लड़ाई इसी मायने में रही है। और आज देखिए, भीमा कोरेगांव की पूरी डिबेट के बाद, पूरी लड़ाई के बाद, आज वहाँ पे जब 1 तारीख को जब दलित समाज अपना शांतिपूर्वक समारोह कर रहा था, तो किसी को क्या जरूरत थी इनको रोकने की, डिस्टर्ब करने की। उसके बाद में जो वहाँ पे 2 लोग जिनका इसमें हाथ था, मुख्य तौर से जो एकनाथ बोटे हैं, शंभाजी, और इन लोगों को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि मीडिया में जो दूसरा नैरेटिव उठाया गया, जो इतिहास में हमेशा उठाया जाता है कि जब भी दलित अपने हक की बात करते तब भी, अब देखिए, जब 14 अप्रैल होती है, पूरे देश में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, तब भी बहुत सारी घटना निकल के आती है। आज अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा निकलने दी बाबा साहब की, आज बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ तोड़ दिया गया। 14 अप्रैल को बहुत सारी ऐसी घटनाएं पूरे देश में होती हैं। कुछ दिन पहले एक मूर्ति आई थी कि बाबा साहब की मूर्ति को बिहार में तोड़ के उसको पत्थर रख दिए गए। तो जब भी दलित समाज अपने इतिहास को असर्ट करता है, अपने आइकन्स को असर्ट करता है, ये समाज का जो जातिवादी रुख है, जातिवादी रवैया, हमेशा एक बात को हमेशा दिखाता है कि आप अपने आइकन्स को ना सेलिब्रेट कर सकते, हमें तोड़ेंगे आपकी मूर्तियों को, और आप जब भी अपना शौर्य दिवस भी मनाएंगे, अपने इतिहास में अपना को असर्ट भी करेंगे, वो भी आप वो सुनिश्चित करेंगे कि आप वो ना कर पाएँ। और वही महाराष्ट्र में हुआ। और एक बात देखिए, आपको छोटी सी लंबी सी बात और बोलूँगा, थोड़ा ऐड करूँगा। जिस समय सहारनपुर में, शब्बीरपुर में जब दलितों का पूरा बस्तियां जलाई गई, उसके बाद और आज यहाँ पे भीमा कोरेगांव के बाद पूरा एक डिबेट मीडिया पूरा प्रोपोगेट किया गया, दलितों ने ये किया, दलितों ने हिंसा की। पर लाजर सवाल ये, दलितों किसने मारा? क्या दलित इंस्टिगेट करने वाले थे किसी भी वायलेंस को? आप एक उदाहरण बताइए इतिहास में जब दलितों ने किसी वायलेंस को इंस्टिगेट किया हो। पहला हमला जैसे शब्बीरपुर में पहला हमला उन पर हुआ, पहला हमला दलितों में वहाँ पे भी, और उसके बाद भीमा कोरेगांव में देखिए पहला हमला दलितों पे हुआ है 1 तारीख को। और उसके बाद जो पूरा मीडिया जो नैरेटिव उठाया गया, क्योंकि वो मुझे कई बार लगता है कि मीडिया का जो ब्राह्मणवादी करैक्टर है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का, वो साफ साफ दर्शाता है कि किस दोहरी नज़र से ये देश का मेन स्ट्रीम मीडिया दलित पिछड़ों को देखता है। अच्छा, हमले के बाद हमला नहीं हुआ, अगर आप इस चीज़ को स्पष्ट कर सकें, चाहे भीमा कोरेगांव में हो, चाहे वहाँ पर किसी समाज पर हमला ना हो करके वो विरोध प्रदर्शन थे दोनों बार। और अगर विरोध प्रदर्शन थे तो फिर युवाओं और नेताओं को किस तरह से भीमा कोरेगांव में किन किन केस के तहत मतलब लोगों को क्यों निशाने पर लिया गया, और इसी तरह यूपी में कैसे किया? देखिए, यूपी में जो हुआ, यूपी में तो जो दलित समाज के ऊपर हमला था पूरा, शब्बीरपुर में घर जलाए गए, यही यहाँ पे हुआ कोरेगांव में, कि उनके ऊपर एक मार पिटाई स्टार्ट कर दी, जितने वहाँ पे जातिवादी लोग थे, जो भी संघ के लोग जो भी वहाँ प्लांट किए गए थे। और जो दलितों ने जब भी किया, दलितों ने क्या किया, आप एक बात सोच के देखिए, जिस समय
सहारनपुर केस हुआ था तो 5 मई की घटना थी। 9 मई तक दलित समाज के युवा इंतजार करते रहे कि सरकार उनको न्याय दे। 9 मई को उन्होंने शांतिपूर्ण सभा रखी रविदास धर्मशाला में सहारनपुर में। उसी तरह यहाँ पे हुआ भीमा कोरे गांव में जितने भी संघ के प्लांटेड लोग थे उन्होंने दलितों को मारा, उसके खिलाफ बंद का ऐलान किया गया, वापस हमला नहीं किया गया। और आप कभी भी इतिहास में देखिए दलितों के पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि वो किसी पर हमला करें दोबारा। वो केवल अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, संवैधानिक दायरे में अपने हकों की मांग करते हैं और वो हमेशा उन्होंने यही किया है। लेकिन जब भी अपने हकों की मांग भी करते हैं तब भी उनको लोग ऐसे मारते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मिर्चपुर केस में जब दलितों के घर जलाए गए थे तो दलितों ने उल्टा किसको मारा नहीं, वो कोर्ट में गए। और अब यकीन माने कोर्ट में जज ने क्या कहा था? जज ने कहा था कि इस कोर्ट में मैं फैसला दे ही नहीं सकता, इस कोर्ट में मैं निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिन लोगों ने दलितों को मारा था उन लोगों ने पूरा कोर्ट को बाहर से घेर लिया था। तो देखिए दलित तो अपने संवैधानिक दायरे में जब अपने हक भी मांगते हैं तो उनको जातिवादी बोल दिया जाता है, एक ब्रांड कर दिया जाता है कि आप कास्टिस्ट लोग हैं। लेकिन हम तो संवैधानिक दायरे में हक मांग रहे हैं, ये बात असर्ट करना बार बार जरूरी है कि बिकॉज जस्टिस इज आवर राइट इन दिस कंट्री, दिस इज नॉट आवर प्रिविलेज। वी नीड टू असर्ट दिस थिंग अगेन एंड अगेन। अभी कल एक कार्यक्रम होने वाला है जिसके जरिए ये मांग की जाएगी कि चंद्रशेखर आज़ाद को रिहा किया जाए। तो अगर शब्बीरपुर वाले मामले में भी दलितों ने कोई हिंसा नहीं की, हमला नहीं किया, तो फिर कौन कौन से केस लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे जघन्य कानूनों को क्यों उनके ऊपर लगा करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है? कुछ तो होगा सरकार के पास। या फिर जो चंद्रशेखर आज़ाद ने पिछले अपने कुछ इंटरव्यूज में कहे थे कि योगी का उसी समाज से जुड़े होने का अपना बायस है। देखिए मैं बात थोड़ा वाइडर करूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद से थोड़ा वाइडर ले जाके। चंद्रशेखर आज़ाद का जो घटना हुआ था 9 मई का, उसका जो वीडियो क्लिप्स आया था उसमें भी ये था कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पे केवल उसको शांत करवाया था पूरे माहौल को। चंद्रशेखर आज़ाद पे रासुका कब लगता है? जब उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है। सरकार को बेल के बाद याद आता है कि ये इंसान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जब कोर्ट उसको बेल देने को तैयार है। और इसी तरह आप बाकी के केसेस देखिए कि यदि दलित समाज के लोगों पे आप देखिए, जब भगाड़ा में 5 दलित लड़कियों जब बलात्कार हुआ 2012 में, उसके बाद पता आपको राष्ट्रद्रोह किसके ऊपर लगा था? राजद्रोह केस चला है दलितों के ऊपर ही। और केवल इस बात पे कि उन्होंने इंसाफ की मांग जब की वहाँ पे सरकार से, उस समय की सरकार से हरियाणा में, तो सरकार डिलीवर कर नहीं पाई जस्टिस। उन्होंने पुतला फूका था मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का पुतला फूकने के लिए उनके ऊपर राजद्रोह लग गया था। तो ये इतिहास में रहा है। और देखिए चंद्रशेखर की आज़ाद की जहाँ तक बात है, वो जेल में थे, उनके ऊपर झूठे केसेस लगाए गए, उनको केसेस में बेल मिला, देश के संविधान से चलने वाले हमारे उच्चतम न्यायालय में मिला। और न्यायालय जिसकी बात है माननी चाहिए, जो हमारे कहते हैं हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसकी हर बात सर्वमान्य है, और उसके बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं इस बात को। और चंद्रशेखर आज़ाद की हालात देखे, जेल में तबीयत खराब है, ना उनको ठीक से खाना मिलता, उसके बाद में हॉस्पिटल भी लाया गया, पर सरकार उनको बाहर छोड़ने को तैयार है ही नहीं। अब देखिए उस केस में आपको केवल चंद्रशेखर आज़ाद की बात नहीं है, शब्बीरपुर गांव के जो सरपंच हैं, सोनू सरपंच, उनके ऊपर भी रासुका लगा हुआ है, वो भी जेल में अभी तक 6 महीने हो चुके हैं जेल में, और आज भी सरकार उनके ऊपर रासुका लगाया हुआ है। जो राजपूत समाज रहा है, दूसरी तरफ जिन पर आरोप है कि उन्होंने 5 तारीख को हमला किया, 5 मई को, क्या उनकी तरफ से रासुका उन पे लग के इसी तरह से किसी को लगातार 8 महीने से जेल में रखा गया? नहीं, स्क्रैप हो गया, उन सबको हटा दिया उनके ऊपर से रासुका। जो उससे पहले भी वाले बात पे आता है, जब आपने कल की रैली की बात की, तो कल की रैली में बात सुनिश्चित करने की बात थी। हमने कई बार बैठ के डिस्कस किया कि कल की रैली किस एजेंडा पे हो। तो कल की रैली में सुनिश्चित किया साथी अखिल गोगोई हैं, जो कि असम से आते हैं, जिनके ऊपर भी रासुका लगा था, और उनके ऊपर रासुका लगने के बाद भी सरकार ने जेल में रखने की कोशिश किया, मतलब जब कोर्ट ने बेल दी थी उसके बाद भी, पर वो किसी तरह से बाहर निकल के आए। तो अब वो भी असम से आए हुए हैं। साथ ही मनोज मंजिल हैं जो कि बिहार में काम करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसके लिए अलग सवाल के साथ कि क्या है, कल जो संसद मार्ग पर आपका कार्यक्रम है, जिसमें कहा जा रहा है कि देश भर के युवाओं की भागीदारी होगी, और वो तमाम मुद्दों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के पूरी तरह से सरकार को चेताने के लिए है, वो कितना वाइडर है, पहली बात। दूसरा कि उसके और मुद्दे क्या हैं, उस पर बताइए कि यहाँ पर संसद मार्ग के कार्यक्रम का क्या इरादा है, मतलब उसका मकसद क्या है संसद मार्ग के कार्यक्रम का। वो तो अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो सकता था, ऐसा संसद मार्ग पर आकर के कौन सा सिंबोलिज्म पेश करने की कोशिश हो रही है कि जहाँ पर सुरक्षा का हवाला दिया जाएगा, रोकने की भी कोशिश की जाएगी, तो क्यों जरूरी है कि वहाँ पर जाकर अपने वर्जन को, अपनी बातों को असर्ट करना, वहाँ क्यों जरूरी? देखिए पिछले 4-5 साल से
इस सरकार के आने के बाद देश में निरंतर अलग अलग जगह पे अलग अलग आंदोलन किए जा रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हर जगह। और अभी जो फिलहाल के जो परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, सत्य अखिल गोगोई थे जिनके ऊपर झूठा रासुका लगाया गया, उसके बाद वो स्क्रैप भी हुआ, फिर वो जेल से बाहर निकल के भी आए हैं पिछले 20 दिन पहले। सत्य जिग्नेश जो पिछले 2 साल से निरंतर ऊना की लड़ाई लड़ रहे हैं, गुजरात में दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन तमाम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको सरकार वहाँ इंसाफ नहीं दिला पाई, चाहे वो सिवरेज वर्कर्स हों, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, चाहे वो महिलाएं हैं जो कि जितने भी जन संघर्ष आंदोलन में रही हों। और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आप BHU देख लीजिए, वहाँ तमाम स्टूडेंट लीडर्स निकल के आए। BHU में आपको पता है फिलहाल एक आंदोलन हुआ था, वहाँ पे प्रॉक्टर और VC के खिलाफ में जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसी तरह लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ आंदोलन, और देश भर में हर यूनिवर्सिटी में आंदोलन चल रहे हैं। तो एक विचार किया गया क्यों नहीं इन सब आंदोलनों को एक जगह पर लाए खड़ा किया जाए, और क्यों नहीं इन सब आंदोलन के लोगों को दिल्ली में लाए खड़ा किया जाए, और सरकार को, इस मोदी योगी सरकार को, मोदी जी को साफ साफ एक बात पूछी जाए कि मोदी जी ये बताइए कि आप कैसे चंद्रशेखर आज़ाद पे असंवैधानिक तरीके से रासुका लगा सकते हैं। मोदी जी आप ये बताइए, जब आपकी सरकार आई थी, क्योंकि हमने तब भी मैंने खुद बीजेपी में उस समय मोदी जी को वोट किया था, हमने सोच के बैठे कि सबको रोजगार मिलेगा, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मेक इन इंडिया स्कीम आएगी, देश में गरीबी सारी हट जाएगी। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार के 4 साल के बाद क्या उन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? क्या आपकी मेक इन इंडिया स्कीम से देश के युवाओं को फायदा हुआ? आपने जितना गरीब उन्मूलन प्रोग्राम की बात की, क्या वो सही में इंप्लीमेंट हुए, या सबका स्कैम बन गया? क्योंकि जिस विकास की आप बात करते हैं, इस देश में किसी का विकास हुआ तो वो जय शाह का हुआ है, आम जनता का विकास कहाँ हुआ है? ये सवाल मोदी से पूछने की जरूरत है। और इसलिए हम यहाँ पे आएंगे कि आपने इतने फीसदी विकास जय शाह का कर दिया, टेम्पल इंटरप्राइजेस कर दिया, पर इन गाँव में बैठे, इन गाँव के खेतों में बैठे इन गरीब पिछड़े मजदूरों का, किसानों का विकास कब होगा? इस सवाल का उत्तर मांगने के लिए सब लोग कल दिल्ली में जुटेंगे। और आप देखिए, आपने एक बात पूछी कि जो इतनी बड़ी बड़ी मीडिया में बात हो रही है कि वो कैंसिल कर दिया गया प्रोग्राम, यही बात है। जब भी देश का युवा खड़ा होता है, जब साथ जिग्नेश मेवानी खड़े हुए थे गुजरात में, तब भी बातें बार बार सामने आई थी, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। जब भी देश का युवा अपने इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल वॉइस उठाएगा, तो इसी तरह सरकार के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और सरकारी जो तंत्र है, पुलिस हो या जितने भी ये लोग हैं, ये लोग इस तरह उसका क्रिमिनलाइज करेंगे, उसको रिडिक्यूल करेंगे। आज मीडिया में रिपोर्ट था कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जबकि खुद हम तो लोग तो उसका परमिशन लेने वाले, हमारा बात भी हुआ, वो कुछ कैंसिल नहीं हुआ। प्रोग्राम कल होगा और बिल्कुल परमिशन के साथ वो पूरा प्रोग्राम होने वाला है, और तमाम युवा उसमें आएंगे और एक मैसेज देंगे कि देश का युवा आज इस मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा है। बिल्कुल, तमाम युवा ये संदेश देना चाहते हैं। एक और चीज़ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना में हुई दलितों के खिलाफ जो घटना थी, जो दलितों की सरेआम पिटाई थी, उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने कहा था कि दलितों पर हमला मत कीजिए, अगर आपको हमला करना है तो मुझ पर हमला कीजिए। अब उनके गुरु जी पर आरोप लगा है कि उन्होंने महार समाज पर हमला करवाया है। अब उस आरोप को कैसे देखेंगे? क्या वो अपने क्या उम्मीद है दलित समाज को और उनके लोगों को कि अपने गुरुजी पर एक्शन लेंगे, या फिर उन्हीं की रहनुमाई करते रहेंगे? पहली बात, मोदी जी ने कहा था कि दलितों पे हमला मत करो, मुझ पे हमला करो, वो उनकी एक मानसिकता को दर्शाता है कि कितने उग्र मानसिकता है उनकी। मैं कितना हमला करवाना जरूरी है? भाई दलित देश के किसी हमला करवाना नहीं चाहता। पहली बात तो ये, दलित चाहता है कि आप हम पे हमला करें तो हम कम से कम संविधानिक लड़ाई लड़ सकें। और जो उनके गुरु, जो उनके मतलब उनके अपने देवेंद्र फडणवीस हैं और जितने वहाँ संघ के लोग बैठे हैं, आज महारों पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पहली बात, देश में दलित मुसलमान पे जो हमले हो रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि दलित मुसलमान रिटेलिएशन किसी जान से मारा भी हो फिलहाल की, वो केवल अपने एक संविधानिक लड़ाई लड़ते हैं। और मैं बार बार एक बात कहूँगा, चाहे कल की रैली हो, चाहे युवाओं की लड़ाई हो, और चाहे महारों के ऊपर लगे आरोप हो, क्योंकि जब रोहित वेमुला के ऊपर भी जब रोहित वेमुला को जब मारा गया था, मैं उसको आत्महत्या हत्या कहूँगा, जब कि उस टाइम हमारे रेजिग्नेशन जब हमने दिया था, उस समय भी बात उठी थी कि उस समय भी पहला जो सवाल उठाया गया था कि वो आतंकवादी, रोहित वेमुला आतंकवादी का समर्थक है, ठीक है, जबकि उसका संस्थानिक एक हत्या हुआ था रोहित वेमुला का। और आज वही बात है, जब महारों की जब बात आती है, महारों को मारा गया है वहाँ पे, महारों के तमाम दलित समुदाय को मारा गया, कि वहाँ पे खड़े होने वाले लोग केवल महार नहीं थे, तमाम दलित थे, और तमाम यहाँ तक सब न्याय पसंद लोग वहाँ पे खड़े थे। तो ये हमला केवल दलितों पे नहीं है, ये हमला तमाम न्याय पसंद लोगों पे, में दलित, पिछड़े, महिलाएं और तमाम वो लोग आते हैं जो कि सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मार्जिनलाइज हैं, जो लोग संघ की विचारधारा विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, इन्हीं हमलों से फिर कहा जा रहा है कि और आंदोलन को बल मिलता है, युवाओं को जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं उनको ताकत मिल रही है। तो इसी में चंद्रशेखर आजाद रावल का आना या फिर जिग्नेश मेवानी का आना,
क्या एक उम्मीद युवाओं को, दलित समाज के युवाओं को और उनके साथ जो खड़े हुए हैं उनको क्या उम्मीद बन रही कि एक फ्रंट बना करके ये एक बड़ा नेतृत्व देने वाले हैं, या फिर ये भी अलग अलग राहें अपना लेंगे? कैसे लगता है कि इन युवा के रूप में देखने पर क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावल और जिग्नेश मेवानी जैसे नेता मिल करके एक नया फ्रंट बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस सरकार को मैंने मोदी जी की बात को बधाई देना चाहूँगा। जिस तरह आज़ादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश लामबंद हो गया था, उसी तरह मोदी जी ने पूरे देश को, पूरे युवाओं को एक मौका दिया एक साथ आने का, और एक तरफा लोग लामबंद हो गए हैं। और आपने कहा कि विकल्प जरूर, जिग्नेश मेवानी विकल्प के तौर पर उभरे हैं गुजरात में, इसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद भी उभरे हैं, और तमाम देश के कोने में वो लोग जो इंडिविजुअल वही जो असर्ट कर रहे हैं अपने आप को, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि जेंडर राइट्स की बात करते हैं, वो तमाम लोग उठें। और व्यापक एकता बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज व्यापक एकता नहीं होती तो आने वाले समय में देखिए ये लोग क्या क्या करते हैं। अभी 2025 में लोग बात की कि पूरे देश में मनुस्मृति में लोग लगा देंगे, जो उनका विज़न है, इनका विज़न देखिए। इनका मंत्री बोलता है संविधान को आज हम बदल देंगे, कोई कहता मनुस्मृति लगा देंगे। तो एक बात है, आज देश में प्रोफेसर रतनलाल बोलते रहे एक बात को कि ना हिंदू को खतरा है ना मुसलमान को खतरा है, खतरा तो इस समय बाबा साहब के संविधान को खतरा है। और बात अब संविधान पे आ गई है, और बात है संविधान को बचाने की। तो संविधान भी कहता है कि भाई मुसलमानों को जीने दो, दलितों को जीने दो, महिलाओं को जीने दो, पिछड़ों को जीने दो, उनको तुम डिग्निटी के साथ जीने दो। लेकिन जो संघ की मानसिकता कहती है कि आप हमारे भगवा झंडे को मानिए वरना हम किसी को जीने नहीं देंगे, यही तो बात है। मैं कुछ दिन पहले आप हैरान होंगे कि जो भगवा झंडा है, भगवे झंडे से कोई दिक्कत नहीं है, भगवाकरण से दिक्कत है। हम कहते हैं जो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं अपने पर्सनल स्पेस में रखिए, आप उसको गवर्नमेंट मशीनरी के कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग डिटेन हुए थे, झंडे वाला पुलिस स्टेशन गए, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, आपको बात बताता हूँ बड़ी मजेदार। झंडे वाला पुलिस स्टेशन के अंदर भारत माता की फोटो लगी, भगवा झंडा लेके। हम कहते हैं भगवान आपको भारत माता की पूजा करने में घर में करिए, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको हम इस चीज़ की पूजा नहीं करने देंगे, वो धर्मनिरपेक्ष रहनी चाहिए। और आज देश का युवा हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, चाहे तमाम लोग जो लड़ाई लड़ जाए, अखिल गोगोई हैं, उन सबकी एक ही बात है कि हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे सरकार से, और कल भी हम कुछ ज़्यादा नहीं मांगेंगे सरकार से, केवल इतना मांग रहे हैं जो हमारे संवैधानिक राइट्स हैं। आप तो बात करते हैं आपको मनुस्मृति लगानी है, आपको पता नहीं क्या क्या लगाना है, हमें केवल बाबा साहब के द्वारा लगाया गया, बनाया गया संविधान, हमें केवल उसको लागू करवाना है। क्योंकि संविधान में बात कही गई है, उस संविधान में बार बार बात बोलता है दलितों के राइट्स की, वुमेन राइट्स की, फार्मर राइट्स की, और हम बार बार वही बात बोलते हैं कि केवल 70 साल बाद आज़ादी के आप हमें हमारा हक दीजिए। हम नहीं चाहते सड़कों पे आना हमारी मजबूरी है। एक आखिरी सवाल है, ये सवाल ये है कि हमेशा से जो दलित समाज का पिछले 2-3 सालों से जो आंदोलन उभरा है, उसने योगी पर भी आरोप लगाए हैं, यूपी के सीएम पर भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगाए हैं, जातिवाद के भी आरोप लगाए हैं और सांप्रदायिकता के भी आरोप लगाए हैं। तो एक दलित समाज को, युवा दलित समाज को कौन ज़्यादा जातिवादी लगते हैं, केंद्र में बैठे हुए नेता या फिर राज्य में यूपी के? ठीक। और दूसरा, सांप्रदायिकता का एंगल किसकी ओर ज़्यादा दिखता है? क्या दोनों नेताओं में से किसी से उम्मीद है कि नहीं दलित समाज को? देखिए, मोदी और योगी एक ही फैक्ट्री प्रोडक्ट है। पहली बात तो एक ज़्यादा विनाशकारी है, कम विनाशकारी है। बात देखिए कि जब आप देखिए इतिहास में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक थे, आडवाणी के बाद मोदी आए तो लोग बोले आडवाणी जी ठीक थे। अब मोदी के बाद योगी आए तो कुछ दिन लोग बोलेंगे मोदी जी ठीक थे। पर हमें बात माननी पड़ेंगे, जितने प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं ये सारे आरएसएस नागपुर हेड ऑफिस के प्रोडक्ट हैं, जिनका सिंगुलर एजेंडा केवल एक है। देखिए, संघ की एक बात है, संघ अपने विनाश के एजेंडे में बड़ा ईमानदार है, कि हम तो खुद रहे हैं कुछ दिन के साथ, वो अपने एजेंडे में बड़ा ईमानदार है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और बहुत ईमानदार है और बड़ी ईमानदारी से काम करता है। इसके बीच में चाहे कोई मरे कटे, कितने दलित मरे, कितने किसान मरे, कितने मजदूर मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने दंगे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर मैं कहता हूं कि जातिवाद है, समाज जातिवादी है और वो हमेशा अपना चेहरा दिखाता है, लेकिन जब स्टेट स्पॉन्सर टेरर होगा वो एक अलग पहलू है। आज जब से जिस राज्य में बीजेपी सरकार आई है, मैं कहता हूँ हरियाणा में 2012 से पहले, 2014 से पहले भी कास्ट एट्रोसिटी थी, मिर्चपुर भगाना उससे पहले हुआ था, कांग्रेस राज में हुआ था, बिल्कुल नहीं नकारते। वो समाज का जातिवादी रवैया दिखाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज समाज जातिवादी तो है, उतना ही हिंदूवादी भी होता जा रहा है। आप देखिए जितनी पोलराइजेशन हुई है, चाहे आज महाराष्ट्र मराठा वर्सेस दलित हुई हो, हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट हुई हो, वो कहाँ से निकल के आई हैं? वो सब स्टेट क्रिएटेड है वोट बैंक के लिए। यानी कि स्टेट इन चीजों में मदद कर रहा है, तमाम चीजों पर प्रदीप। और मोदी योगी भी देखिए, मोदी छोटी बात, मोदी योगी एक ही फैक्ट्री
है और इनका एक सिंगुलर एजेंडा वही है कि समाज किस तरह से अंग्रेज कहते हैं ना, समाज को बांट के मैं राज करना, जैसे मर्जी करना हो। उनका भी यही है कि समाज को बांट के राज करना, चाहे हिंदू मुसलमानों में बांटना पड़े, चाहे ऊंची जात नीची जात में बांटना पड़े, चाहे यहाँ तक दलितों के अंदर भी चमार वाल्मीकि में फाड़ करनी पड़े। इनका काम है बांट के समाज पर राज करना, इस तरह अंग्रेजों का जो मॉडल। तो ये उन्हीं के फॉलोअर्स, क्या दिक्कत है? युवाओं में उम्मीद नहीं आ पा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो उम्मीद करे, या फिर यूपी के सीएम योगी से, या फिर महाराष्ट्र में जो घटना हुई वहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस से, कि कोई इस तरह की सांप्रदायिकता या जातिवादी ताकतों पर रोक लगा पाएगा और युवाओं को उम्मीद देगा, नौकरी समेत तमाम नई उम्मीदें देगा, अच्छी शिक्षा देगा। बल्कि ये शक बढ़ता जा रहा है कि इस राज्य में जिस तरह से भगवा होता जा रहा है, यानी कि जिस बात को दिखाया जाता है कि लगभग 19 राज्यों तक भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थित दलों की सरकार हो गई है, तो उस रंग में रंग जाने से, कमल खिल जाने से युवाओं की कोई बहुत उम्मीद नहीं बढ़ रही है, बल्कि वो इस बात से निराश हो रहे हैं कि भेदभाव बढ़ रहा है, सामंती ताकतें बढ़ रही हैं और सांप्रदायिकता बढ़ रही है और बेचैनी भी बढ़ रही है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के जगह जगह पर युवा आंदोलन कर रहे हैं। कल दिल्ली में भी इस तरह का आंदोलन होना है और उन्हीं के जरिए नए नए चेहरे भी आ रहे हैं और आंदोलनों के नए नए मुद्दे भी आ रहे हैं। बोलता है हिंदुस्तान से समर राज।